हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आंसर वर्ल्ड पर। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो करेंगे हम मेडिवल हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो प्लीज़ चैनल पर विजिट कीजिएगा और वहाँ पर आपको दिख जाएगा। इवन आपको पता है, पहले तो मैं बता देती हूँ, ये हम इस तरह करा रहे हैं, एकदम वन लाइनर फैक्ट है। यहाँ पर सभी जितने भी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं तो उनके लिए ये मैंने कवर करा दिया है और एज अ रिवीजन पर्पज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जितने भी देखो, यहाँ पर मैंने एंशिएंट कवर करा दी है आपकी, ठीक है, मेडिवल आज हो जाएगी, मॉडर्न मैंने कवर कराई है आपकी, एनवायरनमेंट मैंने यहाँ पर कवर कराई है आपकी, बायोलॉजी मैंने यहाँ पर आपकी कवर कराई है। और ये जो है सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी जो पैटर्न हो रहे हैं ना, नए जो पैटर्न आने लग रहे हैं एग्जाम्स के, काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने लगे हैं, प्लस में करंट पूछते हैं, प्लस में जो कुछ थोड़ा बहुत अजीब से क्वेश्चन कहाँ से बन के आ जाते हैं हमको पता नहीं रहता है। तो वो जो है ये वाले पार्ट हमको कवर करना होता है। कंसेप्ट तो हमको हमारे जो है बिल्ड हो ही जाते हैं, लेकिन जब हम हायर एग्जाम्स में जाते हैं जैसे कि यूपीएससी में, तो यूपीएससी ने अपना नेचर थोड़ा चेंज किया है, फैक्ट की साइड थोड़ा फोकस करने लगी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होता है। जैसे अभी एग्जाम्स आने लग रहे हैं तो इसके लिए रिवीजन के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, बाकी चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक भी करना। देखिए, ये मैंने सब यहाँ पर कल कवर करा दिए थे, मतलब इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने ये जो है आपके कवर करा दिए थे। सल्तनत काल कंप्लीट हो चुकी थी हमारी, और तो आज हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, हाँ जी। तो विजयनगर साम्राज्य जो है कब स्थापना होती है इसकी? 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो संस्थापक होते हैं हमको याद रखना है। देखो, विजयनगर साम्राज्य जो है आपको बता देती हूँ, यूपीएससी एग्जाम का जो एग्जामिनर्स के जो लिए है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक है ये यहाँ से। ठीक है, तो आपको जो है इसको इग्नोर नहीं करना होता है, इस वाले टॉपिक को। कुछ टॉपिक होते हैं जो एग्जामिनर हर साल जहाँ से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, जैसे कि विजयनगर साम्राज्य हो गया। इसमें भी क्या पूछेंगे? इसकी स्थापना, स्टेट पीसीएस जैसे एग्जामों में तो संस्थापक कौन थे इसके, वर्तमान नाम, जैसे कि ठीक है, इसमें कौन कौन से जो है राजवंश थे वो इस तरह पूछते हैं, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, संस्थापक थे इसके हरिहर एवं बुक्का। ठीक, संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर जो है इन्होंने अपना ये साम्राज्य जो बसाया था। और ये ना ऐसा हुआ था कि ये मतलब जो मुस्लिम शासक थे उनके प्रभाव में आकर के तो नहीं बोल सकते, लेकिन इन मतलब जोर ज़बरदस्ती की वजह से ये मुस्लिम बन गए थे। फिर उनको जो है संत विद्यारण्य के प्रभाव में आके दोबारा से फिर इन्होंने सनातन धर्म अपनाया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, बाकी जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं ना तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन ये हमारा वन लाइनर है तो हम यहाँ पर नॉर्मली चीज़ें करेंगे, यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, कुल 4 राजवंश कौन कौन से हैं? संगम है, सालू है, तुलु और अराविडु वंश है। ये है विजयनगर साम्राज्य के वंश, ये आपको याद रखने हैं। वर्तमान नाम जो है हम्पी है इसका। चलिए जी, नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन कौन हुए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो संगम वंश जो है 1336 से 1485 ईस्वी तक चलता है। और इसके जो शासक होते हैं संगम वंश के अंदर कौन कौन से होते हैं? हरिहर प्रथम होते हैं, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, विरूपाक्ष प्रथम, बुक्का द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। अच्छा, अब आपको मैं बता देती हूँ कि जैसे ये 4 वंश थे ना, इनके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट होंगे ना शासक, हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। मतलब अभी एग्जाम में ऐसे ऑप्शन में आ जाए कि ये जो है जैसे कि वेंकट प्रथम है, वो कौन से वंश से बिलोंग करते हैं विजयनगर साम्राज्य के, तो आपको इस तरह से मैं ये करा रही हूँ कि आपके माइंड में रहे। ठीक है, सालू वंश 1485 से 1505 तक चलता है और इसके नरसिंह सालू, नरसा नायक, नरसिंह सालू इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें हरिहर प्रथम बुक्का और हरिहर और बुक्का प्रथम दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्थापक हो जाते हैं। ठीक है, देवराय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। तुलु वंश में 1505 और 1565 तक इन्होंने शासन किया है। इसके जो राजा हुए वीर नरसिंह कृष्ण देव राय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्युत देव राय और वेंकट प्रथम, सदाशिव प्रथम। ठीक, अराविडु वंश के 1570 से 1647 ईस्वी तक रहते हैं। तिरुमल, श्रीरंग प्रथम, वेंकट द्वितीय और श्रीरंग द्वितीय, रामदेव, वेंकट तृतीय और श्रीरंग तृतीय, ये इनके अराविडु संघ के जो है वंश के जो है शासक रहे हैं। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट कुछ प्रमुख घटनाएं देख लेते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्टेटमेंट में कभी बनकर आ जाती है। ठीक,
तो हमारा हजारा रामास्वामी मंदिर है और विट्ठल स्वामी मंदिर है, उसका निर्माण कृष्णदेव राय जी ने कराया है। ये आपको याद रखना है क्योंकि मंदिर से आते हैं, आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। नागलपुर नामक नगर जो है कृष्णदेव राय जी ने ही बसाया था, ठीक है। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध होता है जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर राज्यों के संघ ने विजयनगर को पराजित किया था। तो आपको याद रखना है विजयनगर राज्य जो है पराजित कहाँ पर होता है, तालीकोटा के युद्ध में। और डेट और ये पूछा गया है युद्ध कई बार एग्जाम में। तालीकोटा का युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है, 1565 में हुआ था जहां पर विजयनगर जो है हार जाता है। तालीकोटा के युद्ध को राक्षसी तांगड़ी अथवा बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था, ठीक है। राम राय शासक था उस टाइम पर जब तालीकोटा का युद्ध हुआ, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का जो पहला शासक है हरिहर प्रथम था, ये हमने पढ़ लिया है। कुमार कंपन की मधुरा विजय के उपलक्ष्य में उसकी पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजय नामक ग्रंथ लिखा है। अच्छा, ये स्टेट पीसीएस में आ चुका है कि कौन सी ऐसी महारानी थी जिन्होंने अपने पति के विजय के उपलक्ष्य में ग्रंथ लिखा था। मधुरम विजय लिखा था, मधुरा विजयम लिखा था। और कुमार जी थे उन्होंने मदुरई पे जो है विजय की थी, इसलिए ये ग्रंथ लिखा था उनकी पत्नी गंगा देवी ने, इसलिए आपको याद रखना है। अब है नेक्स्ट, वेदमार्ग प्रतिष्ठा पत्र की उपाधि बुक्का प्रथम ने धारण की थी। उपाधियां पूछ ली जाती है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोनार की बेटी का युद्ध देवराय प्रथम और बहमनी के शासक फिरोज शाह के बीच हुआ था। गजबेटकर की पदवी देवराय द्वितीय को दी थी। देवराय द्वितीय को इम्माड़ी देवराय भी कहा जाता है। कृष्ण देव राय ने आंध्रभुज और यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण किया। अमुक्तमाल्य तथा जाम्बवती कल्याणम के लेखक जो है कौन है, हमारे कृष्णदेव राय जी है। देखो ऐसे आया है कि विजयनगर साम्राज्य का साहित्य के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है, तो हाँ रहा है क्योंकि जो कृष्णदेव राय जी हैं इनके जो है लेखक है, इन्होंने ग्रंथ लिखा है। एक इधर आपको गंगा देवी जी देखने को मिल जाती है, मदुरई विजयम जो इन्होंने ग्रंथ लिखा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये अगर ये ऐसे क्वेश्चन आ जाए, अच्छा इतिहास में जो चीजें जैसे मे बी में पूछ ली जा सकती है ना, तो वो उसका आंसर हाँ ही होता है, ये आपको याद रखना होता है। नेक्स्ट है आपका, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व को शिष्ट जबकि भू राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था, ठीक है। भू राजस्व को शिष्ट और भू राजस्व विभाग को अठावने, ये आपको याद रखना है क्योंकि जितनी भी भूमि से रिलेटेड चीजें होती है ना, कृषि से रिलेटेड चीजें एंसेंट हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाती है, मेडिवल हिस्ट्री में हो या एंसेंट में हो इंपॉर्टेंट रहती है। प्रशासनिक इकाई क्या थी विजयनगर एम्पायर की? जिले को क्या बोलते थे? कोट्टम या वलनाडु बोलते थे। परागना को क्या बोलते थे? नाडु बोलते थे। मेलाग्राम को 50 गांव का समूह होता था। पूर्व ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, ठीक है। विजयनगर में जो आने वाले विदेशी यात्री थे उनको देख लेते हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में मैचिंग में पूछा गया है कि किसके शासन काल में आए थे और ये कहाँ से आए थे। निकोलो कोंटी जो कि इटली के थे, देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। निकितन जो कि रूस के थे, देवराय प्रथम के दरबार में आते हैं। अब्दुल रज्जाक जो कि फारस के थे, देवराय द्वितीय। डुआर्ट बारबोसा पुर्तगाल के थे, कृष्णदेव राय जी के दरबार में आते हैं। डोमिंगो पायास जो कि है पुर्तगाल के, ये भी कृष्णदेव राय जी के दरबार में आते हैं। फर्नांडिस नुनीज जो कि पुर्तगाल के हैं, अच्युत देव राय के में दरबार में आते हैं। सीजर फ्रेडरिक इटली के हैं, सदाशिव राय के दरबार में आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बहमनी राज्य। तो बहमनी राज्य की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1347 में होती है। और इनके संस्थापक कौन होते हैं? हसन गंगू या फिर जफर खान भी बोलते हैं इनको, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया था। कौन कौन से थे? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार व बीदर, ये 4 राज्य थे। और अंतिम शासक बहमनी राज्य का कौन था? कलीमुल्ला था, ये आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका ये रहा यहाँ पर। हाँ, ये जो टेबल है ये आपको याद रखनी है क्योंकि कई बार ये मैचिंग में आए हैं पीसीएस जैसे एग्जाम्स में कि जो जैसे कि गोलकुंडा में है कौन सी शाही मतलब कौन सा वंश का राज चल रहा था वहाँ पर उस टाइम पर, और कौन उनके संस्थापक थे, ईयर भी पूछते हैं। पीसीएस स्टेट पीसीएस में यूपी पीसीएस में आया है ये कई बार, ठीक है। राज्य बीजापुर, स्थापना 1489 में होती है। संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह थे। वंश आदिल शाही चल रहा था, ठीक है। बीजापुर में कौन थे? आदिल शाही थे। आदिल शाही जो
वंश थे, इसके संस्थापक थे यूसुफ आदिल शाह। गोलकुंडा की स्थापना जो है 1518 में होती है, संस्थापक कुतुब शाह होते हैं और कुतुब शाही वंश चलता है। अहमदनगर में 1490 में जो है संस्थापना होती है, मलिक अहमद संस्थापक होते हैं, निजाम शाही चलती है। बीदर में 1527 में स्थापना होती है, अमीर अली बरीद जो है इसके संस्थापक होते हैं, और बीदर शाही, बीदर से भी पता चल जाएगा आपको बीदर शाही, गोलकुंडा से कुतुब शाही हो जाएगी, बीजापुर से आदिल शाही हो जाएगी, बरार से 1490 में होता है फतेहुल्लाह इमाद शाही चलती है यहाँ पर, ठीक है, राजा के नाम पर ही इनका वंश था। अच्छा जी, आदिल शाही वंश के जो शासक थे वो आपको देखने हैं। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को गरीबों की सहायता करने के कारण, अबला बाबा और विद्वानों को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु कहते हैं। कभी एग्जाम में आ जाए कि जगत गुरु कौन से शासक को कहा जाता था, तो इब्राहिम आदिल शाह को कहा जाता था, ये आपको याद रखना है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने हिंदी गीत संग्रह किताबें नोरस की रचना की है। इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साहित्य के बारे में जितनी भी चीज़ें होती है बुक्स वगैरह इंपॉर्टेंट है। फरिश्ता ने इब्राहिम आदिल शाह के संरक्षण में तारीख फरिश्ता की रचना की है, इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर में गोल गुंबद का निर्माण करवाया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा जी, भक्ति आंदोलन के बारे में देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन इंपॉर्टेंट हो जाता है मेडिवल हिस्ट्री में, तो इसलिए आपको याद रखना है। इसमें क्या क्या बोल रखा है कि दक्षिण भारत में भक्ति का प्रसार अलवार और नयानार संतों ने किया था। अलवार जो थे वो विष्णु भगवान को मानते थे, नयानार जो थे वो शिव भगवान जी को मानते थे, ठीक है। महाराष्ट्र में वैष्णव भक्ति परंपरा कायम की थी और वैष्णव भक्ति यहाँ वरकरी और धरकरी संप्रदाय में विभाजित थी, ठीक है। महाराष्ट्र में जो है वैष्णव धर्म था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब वैष्णव को भी इन्होंने वरकरी संप्रदाय में बांट दिया और जो है धारकरी संप्रदाय में बांट दिया, ठीक है। वरकरी संप्रदाय में विठल या विठोबा यानी कि कृष्ण का एक रूप होता है, इनकी पूजा की जाती है। घरकरी संप्रदाय में राम की पूजा की जाती है। ये वाला है ना, वरकरी संप्रदाय में जो है विठोबा विठल जी की पूजा की जाती है। ये यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे पूछा जाता है डिफैक्ट की बिल्कुल कि बच्चों को वहाँ से पता ही ना चले, लेकिन हम यहाँ पर कवर कर लेंगे और इससे ज़्यादा नहीं पूछते, इतना ही पूछते हैं, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब ऐसे पूछे जाते हैं कि ये मत किसने दिया है, इनसे रिलेटेड कौन है। पीसीएस का तो ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, जैसे कि कोई भी स्टेट पीसीएस हो सभी एग्जाम्स के लिए, इवन ये यूपीएससी में भी पूछा जाने लगा है, ठीक है यार। एक सेकेंड, हाँ, तो संत कौन से हैं, शंकराचार्य जी हैं, और शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो क्या है, अद्वैतवाद। शंकराचार्य जी अद्वैतवाद से रिलेटेड है। रामानुजाचार्य जो है विशिष्ट अद्वैतवाद से है। माधवाचार्य द्वैतवाद से है। निम्बाकाचार्य द्वैतवाद से है। वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद से है, शुद्ध द्वैतवाद से है। अच्छा, अब आपको ये होगा कि यार ये हमारे याद कैसे होंगे, ये आपके मैं बताती हूँ, आपको कम से कम 2-3 बार इनको जो है रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जो आपकी मर्जी है आप वो कर सकते हैं। वीडियोज़ को 3-4 बार देख लेना, आपके याद हो जाएंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अब सूफी आंदोलन, सूफी मत में भी क्या है कि बाशरा होते हैं और बेशरा होते हैं। बा मतलब कि जो इस्लामी कानून को फॉलो करते हैं, बे मतलब कि जो इस्लामी कानून को फॉलो नहीं करते हैं, उनकी मर्जी है, ठीक है। बेशरा में भी कलंदर हो जाएंगे, फिरदौसी हो जाएंगे। कलंदर जो मतलब खुद में ही मस्त रहते हैं, ठीक, उनको ज़्यादा किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, अपने उसूल अपने आप बनाते हैं, वो हो गए बेशरा। बाशरा जो कि इस्लामी कानून है, जो कि लिखे हुए हैं, जो कि बताते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, जो फॉलो सब करते आ रहे हैं, वो चीज़। बाशरा में भी कितने हैं, चिश्ती, सुहारवर्दी, फिरदौसी, कादरी, नक्शबंदी, ये इनके जो है विभाजन है। और ये मतलब ये इनके सिलसिले हो जाते हैं। अब ये सिलसिलों के संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। हाँ जी, तो चिश्ती सिलसिला, इसके जो संस्थापक थे, मतलब इसकी स्थापना किसने की थी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जी ने की थी। इंपॉर्टेंट है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पर्सनालिटी हो जाती है हिस्ट्री में। सुहारवर्दी, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, मुख्यतः सिहाबुद्दीन सुहारवर्दी बोलते हैं इनको, जो है। कादिरी, अब्दुल कादिर जिलानी। नक्शबंदी, ख्वाजा वाकी बिल्ला, मुख्यतः ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बोलते हैं। फिरदौसी, शेख जलालुद्दीन सुर्ख। सत्तारी, अब्दुल्ला सत्तारी, ठीक है, ये आपके याद हो गए होंगे आपकी। हाँ जी, तो अब चलेंगे मराठा साम्राज्य पर। मराठा साम्राज्य जो कि अब यहाँ से देखो, ये जो है मेडिवल हिस्ट्री का एंड हो चुका। इसमें कुछ चीज़ें आपको ओवरलैप करती हुई मिलेगी मेडिवल से प्लस मॉडर्न से, ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मॉडर्न में भी हम यहाँ से क्वेश्चन बोल सकते हैं कि मॉडर्न में से आए, फिर मेडिवल में से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो शिवाजी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शिवाजी
पुत्र किसके थे? संभाजी और राजाराम, मतलब शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी और राजाराम। राज्याभिषेक इनका कब होता है? जून 1674 और 17 सितंबर 1674 में 2 बार इनका राज्याभिषेक होता है। जन्म इनका कब हुआ था? 1627 अप्रैल में होता है, शिवनेर दुर्ग में। माता पिता जीजाबाई, शाहजी भोसले, माता जो है जीजाबाई थी, शाहजी भोसले पिता थे। गुरु कौन थे? दादाजी कोंडदेव इनके गुरु थे। आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास जी थे। अच्छा, गुरु के बारे में क्वेश्चन आया है कई बार, ठीक है। और इनके राज्याभिषेक के बारे में पूछा गया है, ऐसे कि हिस्ट्री में किसका 2 बार अभिषेक हुआ है, तो राज्याभिषेक हुआ है तो शिवाजी का हुआ है, ठीक है। बाकी है इनका 1670 में जो 1666 में आगरा में औरंगजेब की कैद से निकलने में सफल रहे थे ये, ठीक है। फिर 1670 में क्या होता है कि दूसरी बार सूरत की लूट होती है, क्योंकि पहली बार कब होती है? 1664 में होती है, फिर 1670 में हो जाती है दूसरी बार, ठीक है। 1663 में क्या होता है? शाइस्ता खान को पराजित कर देते हैं ये। 1659 में अफजल खान यानी कि अब्दुल्ला भतारी की हत्या कर देते हैं, और मृत्यु उनकी कब हो जाती है? 12 अप्रैल 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये कुछ फैक्ट थे शिवाजी के बारे में, आपको याद रखने हैं, क्योंकि शिवाजी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती है मराठा साम्राज्य में, ठीक है। शिवाजी के अधीन जो कि प्रशासनिक इकाइयाँ थी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछी जाती है प्रशासनिक इकाइयाँ, अक्सर यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में पूछी जाती है, पीसीएस वाले भी पूछने लगे हैं। स्वराज्य अधिकारी छत्रपति, महाल के सरहवलदार, तर्फ के हवलदार, मौजा, कारकुन, गांव-ग्राम, पाटिल या पटेल, ठीक है, ये इनके अधिकारी होते थे। शिवाजी के अष्टप्रधान यानी कि मंत्री परिषद जो है वो देखेंगे। पेशवा, प्रधानमंत्री, आमत्य, मजूमदार, वित्त मंत्री, मंत्री, वक्यानवीस, दैनिक कार्यवाही। अच्छा देखो, एग्जाम में मंत्री है, आमत्य नहीं आएगा। आमत्य तो एक बार आ जाएगा, लेकिन मंत्री एग्जाम में नहीं आएगा, वक्यानवीस आएगा, ठीक है। और ये पूछा जाएगा कि किसको बोलते थे? मंत्री को बोलते थे। मंत्री क्या करता था? तो दैनिक कार्यवाही करता था। सचिव, पत्राचार विभाग, सुमंत या दबीर, विदेश मंत्री, सेनापति, सरे नौबत जो है, देखो सरे नौबत ऐसा लग रहा है जैसे कि मुगल साम्राज्य से यानी कि मुस्लिम शासकों से रिलेटेड है, लेकिन नहीं। सरे नौबत जो है मराठा साम्राज्य की एक मंत्री परिषद है, जो कि आपको याद रखना है। सेनापति है इसका मतलब, और सैन्य मंत्री। पंडित राव, धर्माधिकारी, न्यायाधीश, न्याय प्रमुख, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन कौन थे? तो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी है वो है संभाजी, जो कि 1680 से 1689 तक रहते हैं। फिर है राजाराम 1689 से 1700 तक, ताराबाई 1700 से 1707 तक, और फिर शाहू जी जो कि 1707 से 1749 तक, राजाराम द्वितीय 1749 से 1777 तक, ठीक है। मराठा सरदारों के प्रभाव क्षेत्र, ये आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैचिंग में आया है कि जो पूना में है कौन थे, जो मराठा है वो सरदार थे, नागपुर में कौन से सरदार थे, बड़ौदा में कौन से सरदार थे। यार एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लूंगा। तो मराठा सरदारों के प्रभाव क्षेत्र, इसमें जो है पूना में कौन होते हैं? पेशवा का राज होता है, ये आपको याद रखना है। पूना में पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट आपका पेशवा के अधीन मराठा शक्ति, ठीक है, जो कि कहाँ के थे पेशवा? देखो अभी हमने देखा है पेशवा पूना के थे, तो अब उनके अधीन जो मराठा शक्ति थी उनका देखेंगे, ठीक। चले जी, तो पहले आ जाते हैं हमारे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 में रहते हैं। फिर बाजीराव प्रथम आते हैं 1720 से 1740 तक। बालाजी बाजीराव आते हैं 1740 से 1761 तक। माधवराव फर्स्ट जो कि 1761 से 1772 तक। नारायण राव 1772 से 1773 तक। रघुनाथ राव 1773 से 1774 तक। माधवराव नारायण 1774 से 1796 तक। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 ईस्वी तक। देखो ये मैंने इसलिए कराई क्योंकि ये ना क्रोनोलॉजी में आते हैं, ये पीसीएस में भी क्रोनोलॉजी में आए हैं, हर स्टेट पीसीएस में आप देख लेना पीवाईक्यू उठा के, यूपीएससी में भी क्रोनोलॉजी में आए हैं, इसलिए आपको इनके सरदारों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। आप देखते हैं एंग्लो मराठा युद्ध होते हैं, कौन सा 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है 1775 से 1782 में। दूसरा होता है 1803 से 1805 में। तीसरा होता है 1817 से 1818 में, ठीक है। महत्वपूर्ण संधियां, संधि जो है मराठा से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, संधि और संधिकर्ता इसमें जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पूछी जाती है। देखो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी और मुगल सेनापति जयसिंह तथा शिवाजी के बीच हुई थी।
संगोला की संधि 1750 में होती है, बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के बीच होती है। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में होती है, रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है, यानी कि अंग्रेजों के बीच होती है। ठीक है। फिर पुरंदर की दूसरी संधि होती है 1776 में, और उसमें पेशवा माधवराव नारायण तथा अंग्रेज होते हैं। ठीक, ये आपको याद रखनी है। और जो संधि है वो है हमारी बड़गांव की संधि, जो कि है 1779 ईस्वी में होती है, और पेशवा माधवराव और नारायण राव तथा अंग्रेज के बीच में होती है। सालबाई की संधि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपके फर्स्ट मराठा वॉर में होती है 1782 में, और पेशवा माधवराव नारायण के बीच में और अंग्रेजों के बीच में हो जाती है। बसीन की संधि 1802 में होती है, बाजीराव द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच। फिर होती है देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में होती है, ये रघुजी भोसले द्वितीय तथा अंग्रेजों के बीच। सुरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 में होती है, सिंधिया के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। राजपुर घाट की संधि होलकर तथा अंग्रेजों के बीच में होती है। पूना की संधि जून 1817 में होती है, बाजीराव द्वितीय के तथा अंग्रेजों के बीच में। ग्वालियर की संधि नवंबर 1817 में होती है, दौलत राव तथा अंग्रेजों के बीच। मंदसौर की संधि जनवरी 1818 में होती है, मल्हार राव होलकर तथा अंग्रेजों के बीच। ठीक है। अच्छा जी, अब सिख संप्रदाय के बारे में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इनके सिखों के गुरु ही पूछे जाते हैं। ठीक, और इनके 10 गुरु हुए थे, उसमें भी हमको सारा पढ़ना है कि मतलब जो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ईयर तो हमको देखने हैं, क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, ईयर पूछ लिए जाते हैं, और जो इनके कुछ फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। तो हमारे पहले गुरु थे गुरु नानक जी, 1469 से 1539 ईस्वी तक रहते हैं, सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं इनको। दूसरे हमारे आ जाते हैं गुरु अंगद जी, 1539 से 1552 ईस्वी तक रहते हैं, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता। और ये क्वेश्चन कई बार आया है कि गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है, तो गुरु अंगद जी है, ये आपको याद रखना है। थर्ड है हमारे गुरु अमरदास, 1552 से 1574 ईस्वी तक है। फिर है हमारे गुरु रामदास जी, जो कि है 1574 से 1581 ईस्वी तक, अमृतसर एवं संतोष सर तालाब का निर्माण करवाया था इन्होंने। ठीक है, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद है पांचवें हमारे गुरु अर्जुन देव जी, जो कि है 1581 से 1686 में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने। गोल्डन टेम्पल जो है गुरु अर्जुन देव ने इनका निर्माण कराया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को। गुरु गोविंद जी, जो कि है 1606 से 1644 ईस्वी तक, अकाल तख्त का निर्माण करवाया था इन्होंने। अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था, कई बार एग्जाम में आया, पूछा गया है। गुरु हरराव, जो कि 1644 से 1661 तक है। गुरु हरकिशन 1661 से 1664 ईस्वी तक है। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675 तक है। औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था गुरु तेग बहादुर को। ठीक है। और अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, 1675 से 1708 तक। खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की थी, याद रखना है आपको, क्योंकि अंतिम गुरु हो जाते हैं, खालसा पंथ की स्थापना हो जाती है, तो इसलिए याद रखना जरूरी है। अच्छा जी, अब हमारा मुगल साम्राज्य आता है। मुगल साम्राज्य में भी इसके जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, बाबर, ये सब देखेंगे कि बाबर संस्थापक हो जाता है। इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, और अकबर इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, जितनी भी घटनाएं हैं वो हमको पढ़नी है अकबर से रिलेटेड। ठीक है। अब बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक इनका कार्यकाल होता है, और मुगल वंश के संस्थापक होते हैं। पिता का जो नाम होता है उमर शेख मिर्जा होता है, माता का नाम कुतलुब निगार खानम होता है, पुत्र हिमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये इनके पुत्र होते हैं। बाबर की आत्मकथा तुजूक बाबरी और बाबरनामा है। ठीक, ये आपको याद रखनी है कि किसके हैं, तुजूक बाबरी या बाबर। ठीक। अच्छा जी, युद्ध देख लेते हैं बाबर से रिलेटेड जितने भी हुए, क्योंकि युद्ध इंपॉर्टेंट होते हैं। पानीपत का पहला युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, बाबर के और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर इसमें जीत जाता है। ठीक, बाबर जो है इसमें भी जीत जाता है। और फिर है दूसरा अपना खानवा का युद्ध, जो कि 16 मार्च 1527 में होता है, बाबर तथा राणा सांगा के बीच में, बाबर जीतता है। चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 में, और बाबर तथा मेदिनी राय के बीच में होता है, बाबर जीत जाता है यहाँ पर भी। घाघरा का युद्ध होता है फिर 5 मई 1529 को, बाबर तथा महमूद लोदी के बीच में होता है, बाबर यहाँ पर भी जीतता है। अच्छा देखो, इसके ना लगातार होते हैं 26 में, 27 में, 28 में, 29 में। अब याद क्या रखना है, 1500 में, 1500 ईस्वी में हुआ था, तो 1526, 1527, 1528, 1529। ठीक है। हुमायूं
1530 से 1556 ईस्वी तक है इनका कार्यकाल। जन्म 1508 ईस्वी में होता है, काबुल में होता है, और 1530 में आगरा में सिंहासन पर बैठ जाते हैं। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था, ये याद रखना है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। मृत्यु इनकी जो है 1556 ईस्वी में हो जाती है। युद्ध इनके कार्यकाल में कौन कौन से? देवरा का युद्ध होता है 1532 में, हुमायूं और अफगान महमूद लोदी के बीच में, हुमायूं विजयी हो जाता है इसमें। फिर चौसा का युद्ध होता है 1539 में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में, शेरशाह जो है इसमें जीत जाता है, ये आपको याद रखना है। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में, शेरशाह फिर से जीत जाता है। अब आती है हुमायूं की बारी की अब मैं जीतूंगा, तुमने 2 युद्ध पहले से ही जीत चुके हैं। तो सरहिंद का युद्ध होता है 1555 में, हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में, और हुमायूं यहाँ पर जीत जाता है। ठीक है, तो आपको ये हुमायूं वाले युद्ध भी याद रखने हैं, क्योंकि चौसा का कन्नौज का अक्सर एग्जाम में आया है, और इस तरह से ये जो है क्रोनोलॉजी में पूछे गए हैं चारों युद्ध, तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेरशाह सूरी के बारे में कुछ जान लेते हैं। बचपन का नाम इनका क्या था? फरीद खान था। मोहम्मद बहार खान लाहौनी ने शेर खान की उपाधि प्रदान की, और 1540 में दिल्ली की गद्दी पर ये बैठे थे। 1545 में कालिंजर विजय के दौरान मृत्यु हो गई थी, और कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी इन्होंने। ठीक है, और 1545 में इनकी मृत्यु हो जाती है ना, 1540 में ही गद्दी पर बैठते हैं। इनका कार्यकाल 1540 से 1545 तक रहता है, ये दोनों फैक्ट याद रखने हैं। आप देखते हैं अकबर जी के बारे में। जन्म इनका कब होता है? 1542 में होता है, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हो जाता है। माता पिता इनके हमीदा बानो तथा हुमायूं होते हैं। बचपन का नाम जलाल, संरक्षक बैरम खान होते हैं। राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कलानौर में होता है। मृत्यु अक्टूबर 1605 में हो जाती है। कब्र सिकंदरा यानी कि आगरा के निकट में है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ प्रमुख युद्ध जो कि अकबर के टाइम के थे। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। ठीक, 5 नवंबर 1556 में होता है, अकबर और हेमू के बीच में होता है। अकबर जो है इसमें विजयी होता है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है, इंपॉर्टेंट है, 18 जून 1576 में होता है, अकबर महाराणा प्रताप के बीच में। यहाँ पर भी अकबर ही जीत जाता है। नेक्स्ट है आपका, और मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने और आसफ खान ने किया था, ये भी याद रखने हैं। बाकी ये अकबर ने जो जो मेन काम किए हैं, जैसे कि दास प्रथा का अंत कौन से ईयर में? 1562 में। तीर्थ यात्रा करके समाप्ति 1563 में। जजिया करके समाप्ति 1564 में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित 1571 में। इबादत खाना का निर्माण 1575 में। इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खुला था 1578 में। मजहर की घोषणा 1579 में। इबादत खाना बंद कर दिया था 1582 में, और दीन इलाही की स्थापना 1582 में। ये आपको सारी की सारी डेट और ये भी याद रखने हैं किस क्रम से क्या हुआ था, क्योंकि ऐसे क्रोनोलॉजी में भी आया है, डेट भी पूछी है, मैचिंग में भी आया है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी है अकबर के 9 रतन, तो याद रखने हैं हमें। अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजमान सिंह, अब्दुल रहीम, खाने खाना, फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। ठीक है, अकबर द्वारा विजित राज्य है, तो इनका अभियान वर्ष और शासक पूछा गया है। पहला है राज्य मालवा, 1561 में यहाँ पर जो है अभियान होते हैं। बाज बहादुर यहाँ के शासक होते हैं। चुनार 1561 में अफगान शासक। आमेर में 1562 में भारमल होते हैं। मेड़ता 1562 में जयमल। गोंडवाना में 1564 में रानी दुर्गावती और वीर नारायण। मेवाड़ में 1568 में होता है वो एक बार, और 1576 में होता है, तो उदय सिंह और महाराणा प्रताप। ठीक है, रणथंभौर 1569 में सुरजन राय हाड़ा। कालिंजर 1569 में रामचंद्र के बीच। जैसलमेर 1570 में रावल हर्राय के बीच। मारवाड़ 1570 में राव चंद्रसेन के बीच। बीकानेर जो है 1570 में होता है इसके साथ भी, और राय कल्याणमल। जोधपुर 1570 में चंद्रसेन। गुजरात 1572 में मुजफ्फर खान तृतीय। बिहार एवं बंगाल में 1576 में दाऊद खान। काबुल जो है 1581 में मिर्जा हकीम। कश्मीर में 1586 में यूसुफ खान। ठीक है, सभी आपको याद रखने हैं ये। अब आपका नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उड़ीसा में 1592 में निसार खान के साथ। सिंध में 1591 में जानी बेग के साथ। बलूचिस्तान में 1595 में अफगान शासक के साथ। कंधार में 1595 में मुजफ्फर हुसैन के साथ। खानदेश में 1591 में अली खान के साथ। अहमदनगर में 1600 में चांद बीबी के साथ। असीरगढ़ में 1601 में मीरन बहादुर के साथ में। अब जहांगीर के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। वास्तविक नाम इनका क्या था? सलीम था। माता पिता हरखाबाई अकबर था, और पत्नी मानबाई जगत गोसाई मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां थी। पुत्र खुसरो, परवेज, शहरयार और जहानदार। आत्मकथा तुतु के जहांगीरी है। मकबरा शादरा में है। दरबार में आने वाले विदेशी कौन कौन थे? हॉकिंस था, सर थॉमस रो था, फ्रांसिस्को था, पेलसार्ट।
अच्छा, ये जो दरबार में इनके विदेशी आए हैं तो हॉकिंस, सर थॉमस रोर, फ्रांसिस बेलसार्ट, इनके बारे में पूछा गया है, तो आप याद रखना है कि ये जहांगीर के दरबार में आए थे। 2 अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने चलाई थी? जहांगीर ने चलाई थी। जहांगीर का शासनकाल चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है, तो 1605 से 1627 तक रहता है इनका शासनकाल। शाहजहाँ का जो है 1628 से 1657 तक शासनकाल रहता है। वास्तविक नाम था खुर्रम और माता जो थी जगत गोसाई थी। जहांगीर इनके पिता थे यानी कि सलीम ही। पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल जो है इनके, मतलब उनको मुमताज महल भी बोलते हैं अर्जुमंद बानो को। पुत्र दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद और शाह सूजा। मृत्यु 1666 में हुई थी। 1638 में राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। दारा शिकोह ने उपनिषदों की फारसी में अनुवाद शिर्रे अकबर में किया है, शीर्षक के अंतर्गत किया था। शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्णकाल माना जाता है और चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर को बोला जाता था। कब्र आगरा में है, ताजमहल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उत्तराधिकार का युद्ध होता है इनके बीच में, इनके बच्चों के बीच में होता है, मतलब शाहजहाँ के बेटों के बीच में, तो वो देखेंगे किस किस के बीच हुआ था। बहादुरपुर का युद्ध होता है 24 फरवरी 1658 को, शाह सूजा और शाही सेना के बीच में, शाही सेना विजयी हुई थी। धर्मत का युद्ध होता है फिर 15 अप्रैल 1658 को, औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा जसवंत सिंह व कासिम खान की शाही सेना के बीच में हुआ था और औरंगजेब यहाँ पर जीत जाता है। औरंगजेब हर युद्ध में जीतेगा। सामूगढ़ का युद्ध होता है 29 मई 1650 में, औरंगजेब और मुराद बख्श की संयुक्त सेना तथा दारा शिकोह के बीच, औरंगजेब यहाँ पर भी जीत जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक होता है खजुआ का युद्ध जो कि 5 जनवरी 1659 में होता है, औरंगजेब और शाह सूजा के बीच, यहाँ पर भी औरंगजेब जीतता है। देवरिया का युद्ध होता है 12 से 14 अप्रैल 1659 में, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में, यहाँ पर भी औरंगजेब जीतता है। मैंने कहा था ना कि औरंगजेब ही जीतेगा सभी युद्ध में। औरंगजेब माता पिता मुमताज महल शाहजहाँ और पत्नी दिलरास बानो बेगम, रबिया उद दुरानी, पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम यानी कि मोहम्मद आजम काम बख्श। राज्याभिषेक पहली बार 31 जुलाई 1658 आगरा में हुआ था, दूसरी बार 15 जून 1659 दिल्ली में होता है। ठीक है, और शिवाजी का भी हमने देखा था 2 बार हुआ था राज्याभिषेक। मृत्यु फरवरी 1707 में, मकबरा औरंगाबाद में, ये याद रखना है। ठीक है, मुगल शासन व्यवस्था देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि साम्राज्य का विभाजन और इसकी देखरेख, और इधर प्रमुख अधिकारी देखेंगे। सूबा प्रांत सूबेदार या नाजिम देख रेख करता था, सरकार जिला फौजदार होता था, परगना या महाल सिकदार होता था, मौजा या दीहा या ग्राम खुद मुकद्दम या चौधरी। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा लागू की गई थी और जो है मनसब जात और सवार में विभाजित थी। मनसबदारों की श्रेणियां कैसी होती थी? मनसबदार 10 से 500 जात तक के मनसब, अमीर 500 से 2500 जात तक के मनसब, अमीर उम्दा 2500 से अधिक जात के मनसब। ठीक है, मुगल काल में भूमि का विभाजन कैसे हुआ था? खालसा भूमि थी एक, इसमें क्या होता था कि सीधे बादशाह के कंट्रोल में होती थी। जागीर जो कि सरदारों के वेतन के बदले में दी जाने वाली भूमि होती थी। सयूरगल या मदद माश विद्वानों व धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाने वाली भूमि होती थी। कई बार पीसीएस के एग्जाम्स में, यूपीएससी के एग्जाम में आए हैं तो याद रखना है। मुगल काल में भू राजस्व वसूली प्रणाली कैसे है? बटाई या गल्ला बख्शी प्रणाली, जब्ती प्रणाली, दहसारा प्रणाली, इजारेदारी या ठेकेदारी प्रणाली, नस्क या कानकूट प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुगल कालीन स्थापत्य जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, देख लेते हैं। बाबर द्वारा आगरा की मस्जिद बनवाई गई। अकबर के द्वारा क्या क्या बनवाया गया? आगरा में जो है आगरा का किला, जहांगीर का किला, अकबरी महल। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास, जमा मस्जिद, जहांगीर महल और मरियम महल। जहांगीर ने क्या बनवाया था? अकबर का मकबरा बनवाया था सिकंदरा में, और शाहजहाँ ने दिल्ली में जो है जमा मस्जिद बनवाई, लाल किला बनवाया, आगरा में मोती मस्जिद बनवाई, ताजमहल बनवाया। औरंगजेब ने मोती मस्जिद बनवाई थी दिल्ली में। ठीक है, और पुस्तकें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको याद रखनी है। जैसे कि बाबरनामा या तुजू के बाबरी, इसके लेखक थे बाबर खुद। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम इनकी बहन थी, इन्होंने लिखा था। ताजुल मासिर हसन निज़ामी, तबाकत अकबरी निज़ामुद्दीन अहमद, तारीख़ शेरशाही अब्बास खान शेरवानी, आलमगीर नामा मोहम्मद काजिब ने लिखी थी ये बुक। कानूने हुमायूनी ख्वांद मीर ने, नुस्ख़ा दिलकुशा भीमसेन ने, सियारुल मुतखरीन गुलाम हुसैन ने, इकबाल नमाए जहांगीरी मोतमिद खान ने, शाहजहांनामा इनायत खान ने, चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण ने, फुतुवाते आलमगीरी तो ये जो है ईश्वर दास नागर ने लिखी थी।
खुलासत तारीख सुजान राय भंडारी ने लिखी थी। ठीक है, अब जो मुगल काल के बाद के जो शासक हुए हैं उनका क्रम याद रखना है, क्योंकि क्रम में लगाने के लिए पूछते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें कौन आता है पहले देख लेते हैं। 1707 में बहादुर शाह प्रथम आते हैं, जो कि औरंगजेब का लड़का होता है। ये 1707 से 1712 तक रहते हैं। जहांगीर शाह 1712 से 1713 तक रहते हैं। फारूक शाह 1713 से 1719, रफ़ीउद्दौला 1719, मोहम्मद शाह 1719 से 1748। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, अहमद शाह 1748 से 1744, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759, 1759 यानी कि। और इन्होंने क्या किया था, 1756 से 57 में दिल्ली पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था आलमगीर द्वितीय के टाइम पर ही। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी में, और इनके टाइम पर बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। अकबर द्वितीय आते हैं 1806 से 1837 ईस्वी में। बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर 1837 से 1857 में। अच्छा, आपको बता देती हूँ, देखो जो उत्तर मुगल कालीन था वो बहादुर शाह से ही शुरू हुआ था और बहादुर शाह पर ही खत्म हुआ है। बहादुर शाह प्रथम से शुरू हुआ था और दूसरे पर वो खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये लेक्चर कैसे लगे, मेडिवल हिस्ट्री कैसी लगी, ये जो वन लाइनर फैक्ट है वो कैसे लगे आपको। देखो यार, ये ना मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरा पर्पज़ है कि सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन हो। यहाँ पर जितने भी आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपकी कवर हो। जैसे हम इग्नोर कर देते हैं अक्सर एग्जाम्स में एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री, वो आपकी यहाँ पर कवर हो जाए। ठीक है, कुछ अगर मुझे अलग से डीप कराना है तो वो मैं अलग से उसका लेक्चर लूँगी। ये एज अ रिवीजन पर्पस पूरी मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, क्योंकि आपको भी पता है 1 घंटे में कोई भी बुक हमारी कंप्लीट नहीं हो सकती, और 1 घंटे में हमारे यहाँ पूरी मेडिवल कंप्लीट हो रही है, 1 घंटे में हमारी पूरी एंशिएंट कंप्लीट हो रही है। तो थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो भी है आप अपना पढ़ते रहिए, अच्छे से ख्याल रखिए अपना, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो जो है अच्छे से एनर्जी लाए अपने अंदर और अच्छे खासे से पढ़े। ठीक है, क्योंकि इस बार सोच के चलिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और हो ही जाएगा। देखो आर जैसा एग्ज़ाम आ रहा है, और जो है पीसीएस जैसा, यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम आ रहा है, तो सभी के लिए आपको फोकस करना होता है, टेंशन होती है। कुछ चीज़ें हम अपनी साइड से करते हैं कि आपके लिए आसानी हो जाए। खैर चले, कोई बात नहीं, बाय बाय, टाटा, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।